फॉर्मूलों का रिवीजन, फॉर्मूलों का रिवीजन सबसे पहले कर लेंगे हम। बोर्स मॉडल में हमने देखा था एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिटल, चलिए, और उसके बाद रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल, एनर्जी इन nth ऑर्बिटल, nth ऑर्बिट सॉरी, और उसके बाद वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम सभी ने मेरे साथ रिवाइज करना है। अगर आप मेरे साथ रिवाइज कर रहे हो तभी आपको याद होगा, अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं है। चलिए एक बार अपना मुंह मैं दिखा दूं, मुंह दिखा दूं क्या कि मैं ही हूं? ये देखो, वरना बोलोगे सर पता नहीं कहां जा रहे। दिख गया सबको? मैं ही हूं बेटा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट, हाय, ओके। तो आगे चलते हैं फिर, कुछ देर के लिए ऐसा रख देता हूं इसको। तो एंगुलर मोमेंटम है, सभी आप लोग थोड़ा कैमरा ऑन कर लो, जरा देखो तो सही, आप भी स्टूडेंट के फॉर्म में हो या पता नहीं कहां चले गए। कभी तो इंटरेक्शन होना भी चाहिए हमारा, एक दूसरे को देख तो ले। शुभम दिख रहा है मुझे, प्राची दिख रही है, विशाल क्या कर रहा है? देखो तो सही, सभी लड़के हैं जगह पर, उत्कर्षा है। चलिए बाकी लोग ठीक है, कोई बात नहीं। अपूर्वा है, ओके। तन्वी क्या कर रहे हो? तन्वी, अनिकेत है ना सभी जगह पर? आई होप सो। चलिए अब शुरू कर देते हैं हम। हाँ, तो ये देखिए, मेरे साथ रिवाइज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एच अपॉन 2 पाई, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट 52.9। कहीं पे गलती है तो मुझे बताना बेटा, हाँ? कहीं पे गलती है तो मुझे बताना, जल्दी से बता देना कहीं पे अगर गलती हो रही है तो। 52.9 क्या है ये? z अपॉन n स्क्वायर है क्या? बोलो जरा, यस और नो, फटाक से बोलना है, फटाक से बोलना है, फटाक से, बहुत ही जल्दी। देख के नहीं, देख के नहीं, कमॉन 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 कमॉन। अरे नहीं, फिर हो गया। इतनी देर अगर z स्क्वायर आहे फिर भी गलत है बेटा, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेडियस तो ऑर्बिट के साथ बढ़नी चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तो बेटा n स्क्वायर अपॉन z होगा, ऐसा ही है वो, होगा नहीं, ऐसा ही है, n स्क्वायर अपॉन z। फिर एनर्जी -2.18 इंटू 10⁻, बोलो कितना है? बोलो बोलो बोलो, याद है कि नहीं? अरे यार क्या कर रहे हो आप लोग? पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है, डेली पढ़ाई करना है। बोलो ना, 10⁻, कितना है? अब देख के बताओगे आप लोग। यस, 10⁻−18, बहुत अच्छे वैष्णवी। और ये होता है z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, उल्टा होता है। और इसका फॉर्मूला n, मेरे साथ बोलना है, मेरे साथ बोलना है, याद तो करो कम से कम, NH अपॉन 2πm/n, वेयर Rn इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। उसके बाद है वेव नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन, उसका फॉर्मूला है Rz इंटू जेड स्क्वायर 1/n। हाँ चलो ये बोलो, Ni या Nf, पहले कौन है बोलो? यस, F है क्या? F है क्या? ठीक है, F बड़ा है तो वो छोटा हो जाएगा, राइट, निगेटिव हो जाएगा, राइट। NF स्क्वायर -1/Ni स्क्वायर। और वेव नंबर निगेटिव आता है तो इसका मतलब है इमिशन हुआ, पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है एब्सॉर्प्शन हुआ। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्मूलों के ऊपर ही सबके सब प्रॉब्लम हमारे चल रहे हैं, राइट। तो आगे चले, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा चल रहा था, नहीं ये कहां आ गया? मैं, चलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा चल रहा है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन केस ऑफ Paschen series, find the wave number of the first line and last line.
फोर्थ, अब लास्ट लाइन के बारे में हम देख रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट लाइन का फंडा। लास्ट लाइन तो समझ, लास्ट लाइन के लिए n होता है इनफाइनाइट, लास्ट लाइन का मतलब होता है n क्या है, इनफाइनाइट। और इन्फिनिटी के लिए कुछ चीजें मैंने बताई थी, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, 1/इन्फिनिटी 0 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, बात खत्म। तो सिंपल सी बात है, वेव नंबर इज इक्वल टू आर जेड इंटू जेड स्क्वायर 1/nf स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर। तो आपका है हाइड्रोजन, ये देखिए ये वाला, ये है आपकी लास्ट लाइन, ये देखिए ये वाली है लास्ट लाइन, NF है 3 और Ni है इनफाइनाइट। शुरू में लास्ट लाइन का मतलब होता है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो आर जेड इंटू जेड स्क्वायर 1/NF, फाइनल इज 3, क्योंकि पास्चन है तो फाइनल तो फिक्स है 3, और इनिशियल है आपकी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो ये आर जेड इंटू जेड स्क्वायर 1/9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब ये जो इन्फिनिटी है उसका स्क्वायर बन जाता है इन्फिनिटी, तो ये बनेगा आपका 1/इन्फिनिटी, क्योंकि अनंत संख्या है बहुत बड़ी, तो उसका स्क्वायर भी बहुत बड़ा ही है, उसको क्या बोलेंगे हम, तो माइनस 1/इन्फिनिटी का मतलब हो गया 0, तो आर जेड 1.1 इंटू 10⁻, बोलो कितना, चलो बोलो कितना, 10⁻, कितना है, अरे किधर चले गए आप लोग, मीटिंग कंट्रोल, हाँ हाँ ठीक है। तो ये पहले NI है, देखो मैंने बोला था ना, ये NI और NF में बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है, ये उल्टा है, NI और NF। तो NF हमें बड़ा होगा, हाँ ठीक है, NI NF है, क्या हो रहा है वैष्णवी, मुझे गलत बता दिया, फंसा दिया मेरे को, ठीक है, फंसा दिया ना मुझे, ठीक है चलो। अब यहां पे देखो रे बेटा, कुछ नहीं, NI की जगह पर NF हुआ है, उसको थोड़ा चेंज करना है हमको, ये यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर ये 0 हो गया यहाँ पे, और ये 1/9 हो जाता है, उल्टा हो जाता है, बस कुछ नहीं, और ये माइनस अब बाहर आएगा, तो ये माइनस, नहीं नहीं नहीं, यफ अगर पहले ले लिया तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वैसा करोगे तो आंसर निगेटिव का पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो आपको लगेगा कि एब्सॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन एब्सॉर्प्शन नहीं हो रहा ना बेटा, इमिशन होता है यहाँ पे, इसीलिए बोल रहा हूं, लेकिन चलेगा, लेकिन उतना दिमाग होना चाहिए फिर, इसलिए सिर्फ क्या करो, शुरू में NI लिया करो, बाद में NF लिया करो, टेंशन मत लो, NI की जगह पर NF हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू उतनी आती है, लेकिन माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, और माइनस प्लस चेंज हो गया तो थोड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि इमिशन हुआ या एब्सॉर्प्शन हुआ, ये नहीं समझता, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 1/9 है, 1/9, और ये RZ का वैल्यू बता दो मुझे यार, RZ 10⁻, कितना है, 10⁻, कितना है, बोलो शुभम, कमॉन, यस बड़ी, कमॉन शुभम, 1.1 इंटू 10⁻, कितना होता है, तुमको तो याद होना चाहिए यार, यस एनीबडी एल्स, 7, गुड वैष्णवी, बहुत अच्छे, लेकिन देखो बेटा आप लोगों को ना पूरा रटा हुआ होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ऐसी बातें रटी हुई होनी चाहिए, तो ये है आपका माइनस, अंदर है आपका, अब माइनस तो बाहर ले लिया, तो 1/9, तो ये अब ये 9 से इसको काट दो यार, तो -0 पॉइंट करना पड़ेगा, तो 11 हो गया,
9 1 जा 9, 2 बचे, 20 हो गए, 9 2 जा 18, 2 बचे, 20 हो गए, फिर 9 2 जा, चलो चलते रहेगा ये तो, इंटू 10⁻⁷। चलिए बात खत्म, वेव नंबर इतना आया। अब वेव नंबर की वैल्यू आपको ऑप्शन में प्लस ही बतानी है, माइनस आई तो भी प्लस बतानी है, लेकिन इससे आपको समझना क्या है कि भाई इमिशन है इसलिए माइनस आया, एब्सॉर्प्शन है तो प्लस आएगा। चलिए समझ में आया, आगे चलो, चालू करे पुढे, चला चले चले आगे चले। ओके, ये क्या कहता है, सवाल जवाब सवाल जवाब। फाइंड द वेव नंबर, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, टाइम पीरियड ऑफ फोटोन इमिटेड फॉर द फिफ्थ लाइन ऑफ बामर सीरीज। इसको कोई कोई बाल्मर भी बोलेगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए अरे कुछ नहीं है, बस वेव नंबर निकालो, उसके बाद ये तो बस फटाफट फटाफट निकल ही जाते हैं यार, इसके तो फॉर्मूले है डायरेक्ट, ये सभी के फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले वेव नंबर निकालो बस, ये वेव नंबर इसका मतलब है न्यू बार। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए यानी Z = 1। अब बामर सीरीज है बेटा, LBP लेमन बामर, यानी दूसरे ऑर्बिट में आ रहे हैं। कहां से आ सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगा रहे हैं ऊपर से, छलांग हमेशा ऊपर से लगा रहे हैं, ठीक है। तो तीसरे से आ सकता है, चौथे से आ सकता है, पांचवे से आ सकता है, छठे से आ सकता है, सातवें से आ सकता है, इंफिनिटी से भी आ सकता है। तो मुझे बोलो पांचवी लाइन के लिए कहां से आना होगा, कहां से छलांग लगानी होगी। फिफ्थ लाइन के लिए, बामर सीरीज की फिफ्थ लाइन, यानी इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां, यस शुभम थोड़ी सी गलती हो रही है शायद मेरे बेटे। देखो जरा, यहां से छलांग लगाएगा तो पहली लाइन, यहां से लगाएगा तो दूसरी लाइन, ये है तीसरी लाइन, ये है चौथी लाइन, सातवीं से दूसरी में छलांग लगाएगा। अरे रे रे विशाल, क्या कर रहे हो बेटा, चौथी से कैसे, सातवीं से अगर छलांग लगाएगा तो आ रही है आपकी पांचवी लाइन। चलो इनिशियल ऑर्बिट आपका, फाइनल ऑर्बिट तो इसका फिक्स है, दूसरा वाला इनिशियल ऑर्बिट पांचवा वाला होना चाहिए। समझ में आया या फिर से बताऊं, समझ में आया या फिर से बताना है, बोलो, फिर से बताना है तो बोलो, बोल सकता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी अभी आप तो बोल रहे हो कि कोई जरूरत नहीं है, समझ में आया, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा और एक बार, फिर भी मैं बताऊंगा और एक बार। ये है पहली ऑर्बिट, यह है दूसरा ऑर्बिट, यह है तीसरा ऑर्बिट, चौथा, पांचवा, छठा, सेवंथ, तो ये आपका सेवंथ ऑर्बिट है। अब लेमन सीरीज के लिए ये ऑर्बिट होता है, बामर के लिए ये होता है, यहां पे आके गिरते हैं। अब देखो, यहां से गिरा मतलब पहली लाइन, यहां से गिरा मतलब दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और चौथी, पांचवी, अरे नहीं, लेमन बामर, हाँ बामर के लिए ये होता है, ये होता है, ये होता है। फिर भी बोला इससे क्या हो रहा है, हाँ बामर के लिए दूसरा ऑर्बिट है ना, तो ये हो गई आपकी पहली लाइन, ये हो गई आपकी दूसरी लाइन, ये हो गई आपकी तीसरी लाइन, ये हो गई आपकी चौथी लाइन, ये हो गई आपकी पांचवी लाइन। तो पांचवी लाइन मतलब इनिशियल ऑर्बिट सातवां, फाइनल ऑर्बिट दूसरा। चलो फिर, तो फिफ्थ लाइन के लिए फाइनल ऑर्बिट दूसरा, इनिशियल ऑर्बिट सातवां। चलो उसके बाद वेव नंबर, वेव नंबर के लिए आपको पता है 1.1 इंटू 10⁻⁷ Z स्क्वायर का फॉर्मूला है 1/ni² 1 - 1/nf²। अब ये वाला बताने की जरूरत नहीं है,
ये पांचवी लाइन का मतलब क्या है, यही लॉजिकली बताने की जरूरत थी। अब इस प्रॉब्लम में अब कुछ बचा ही नहीं। तो n इनिशियली 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, n फाइनल इज 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4। इसका तिरछा गुणाकार कर दो यार, तो क्या होता है, इधर 4 आएगा, -49 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 49 आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 45 आएगा, -45 यहाँ पे आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये देखो, ये 196 आया, ये तो जैसे था वैसे है। कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलो रे बोलो। चलिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलने का, सर कैलकुलेशन करके बताओ, वो भी बताऊंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी बहुत हो गया, क्या है टाइम पास करना है, थोड़ी टाइम पास करना है अभी। तो ये है आपका ये वाला, ये 45 डिवाइड बाय 196, रफ कैलकुलेशन करना है, मैंने तो बोला है रफ कैलकुलेशन। चलिए जरा बताता हूँ, वही बार बार बताने की जरूरत है। वैसे तो आपको गुणाकार भागाकार आता ही है बेटा, लेकिन रफ कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं कैसे है। क्या कर सकते इसको, हाँ इसको इधर लेके जाओ, तो ये हो गया आपका 10⁶, ये बन गया आपका 11, 11 से इसको काट दो। अरे इसको काटने के लिए ना 11 से काटो या और किसी से, और भी आसानी से कुछ कर सकते, ठीक है, कितना दिमाग दौड़ोगे। 11, 11, 1 जा 11, 8 रिमेनिंग 86, तो 11 8 जा 88। अब बोलोगे कि सर ऐसे कैसे कर दिया, समझ में आया 18 क्यों कर दिया मैंने, बोलो जरा। हाँ, क्योंकि ये रफ कैल्क्युलेशन्स होते बेटा, रफ कैल्क्युलेशन्स। रफ कैल्क्युलेशन में टेन्शन लेणे नाही, म्हणजे कसं केलं मी बघा, 11 1 11, 8 उरले 86 झाले, आणि 11 8 88 केले, अरे 86च्या जवळच 88 आहे, खूप जवळ आहे, म्हणून टेन्शन नाही घ्यायचं। उसके बाद 18 से इसको काट दो, 18, 18 2 जा 36, 9 रिमेनिंग 90 हो गए, 18 5 जा 90 हो गया, आपका आंसर आएगा नियरली 25। ऑप्शन में 25 तो रहेगा नहीं, एक 26 रहेगा, दूसरा 38 रहेगा और कुछ रहेगा, तो हो गया काम अपना। ऑप्शन में आंसर भले ही ये रहेगा, लेकिन इसी को निकालना है ऐसा थोड़ी है यार। एक होगा आपका 26.05 इंटू 10⁵, दूसरा होगा 36.05, और कोई होगा 20.8, ऐसा। तो आसपास हमारा 25 आ गया, तो बस इसी को कर देंगे ना हम। बात सही है कि नहीं? रफ कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नीट एंड जेई। एमसीक्यू में ना एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए कोई आपको पूछता नहीं, फेंक देते हैं आपको, निकालते रहो एग्जैक्ट आंसर। रफ कैलकुलेशन करके अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा होता है ये। चलो एकच मिनिट, सरांना काहीतरी पाहिजे, घेऊन जाऊ द्या, चालतंय सर। ओके चलो, तो अब है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, 1/, वेव नंबर होता है, 1/, वेव नंबर कितना आया हमारा 26 इंटू 10⁵। अब इसको करने के लिए थोड़ी मैं, मतलब कर दो ना यार, मैं थोड़ी कर दूंगा इसको। ये माइनस का मतलब कुछ नहीं है, इमिशन हुआ है, माइनस थोड़ी होते, वेव नंबर वेवलेंथ माइनस नहीं होते, माइनस का एक ही मतलब होता है कि ये इमिट हुआ है। तो इसका रेसिप्रोकल आप निकाल सकते हो बहुत ही इजीली, 1/26। 26 का आपको आना चाहिए टेबल, नहीं आता तो फिर अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो आपको फिर उसके लिए एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, अलग अलग तरीके से करते हैं लोग एडजस्टमेंट। अगर 26 का टेबल नहीं आता तो 13 का तो आना ही चाहिए। तो क्या करते हैं लोग, यहाँ पे 10 लगाओ, यहाँ पे 10 लगाओ, इसको 5 कर दो, इसको 13 कर दो। अब 13 का ले लो, 0 पॉइंट दे दिया, 50 हो गया। 13 3 जा 39, म्हणजे 13 त्रिक 39, 11 उरले 110 झाले, 13 8 चालो दर्शे, काम खत्म। तो आंसर आएगा आपका 0.038 नियरली, इंटू ये 10⁵, नीचे है तो ऊपर जाके आएगा 10⁻⁻5। 0.0 क्यों कर दिया, क्योंकि ये 10 है, इस 10 की वजह से 0.0 कर दिया मैंने, और ये 10⁻⁵ है। अब इस पॉइंट को इधर खिसकाओ,
तो ये 3.8 इंटू 10⁻⁻7 बन जाएगा। अरे बोलो, समझ में आया तो, वेवलेंथ है इसलिए मीटर में है। नहीं समझ में आया तो बोलने का कुछ नहीं। और ये जो बातें हैं ना, ये ऐसे चम्मच की तरह नहीं खिलाई जा सकती, ऑन दी स्पॉट कुछ भी करते रहने का। कुछ भी 26 का नहीं आता ना, मारो गोली, आगे चलो। अगर आता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, आता है तो अच्छा है तो क्या है, फिर तो सिंपल ही है। 0 पॉइंट दे दो 10 हो गया, और 0 दे दो 100 हो गए। 22 22 23 किती येते बघायचं फटाफट। येत असेल तर ते चांगलं, नसेल येत तर नो प्रॉब्लेम। ठीक है, ओके। इस तरीके से आपको करना है। टेबल नहीं आता तो रिड्यूस करना भी आना चाहिए। जो भी है आपको जिस तरीके से आता है, जो भी करना है, बस जुगाड़ लगाओ, चलते रहो, जुगाड़ लगाओ, चलते रहो। अपने को जो पसंद है, जो आता है, वो करते रहो। ठीक है, चलता हूं फिर आगे। आंसर बस नियरली निकालना है हमको। एग्जैक्ट आंसर पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर निकालने की नौबत आ सकती है, वो भी ऑप्शन देख के। अगर आपके ऑप्शन आसपास है तो एग्जैक्ट आंसर निकालो, दूर दूर है तो क्या निकालना है एग्जैक्ट आंसर। चलिए, ये आपका 0.04 नियरली आता है। 26 2 52 26 3 78 26 3 78 26 चौक 104, म्हणजे ते नियरली तसं येतेच 0.04। चलिए आगे, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। अरे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ द लाइट इनटू वेव नंबर। कैसे आया ये? अरे बेटा, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अब 1 अपॉन वेवलेंथ इज वेव नंबर। कुछ भी ले लो, कोई भी फॉर्मूला ले लो, तो ये है आपकी वेलोसिटी ऑफ द लाइट मल्टीप्लाइड बाय, देखिए ऐसा, ये माइनस ना, ये जो लड़का कर रहा है ना माइनस बार बार, ये माइनस नहीं लेना चाहिए। ये बस माइनस का मतलब है इमिट हुआ। ये बार बार माइनस लेके ना खुद भी कंफ्यूज हो गया वो, और आपको भी कंफ्यूज कर रहा है वो। माइनस लेने की जरूरत नहीं है। माइनस का मतलब है इमिशन हुआ, इतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है। माइनस नहीं होती वेवलेंथ, वेव नंबर कभी। तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। उसके बाद क्या निकालना है? चलो एनर्जी। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बोलो एनर्जी के लिए? यस, बहुत अच्छे, एच इंटू न्यू। तो ये है आपका फॉर्मूला एच इंटू न्यू। ये हो गया आपका प्लैंक्स कांस्टेंट एच, और ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी जो कि अभी अभी आपने निकाली है। अब गुणाकार कर दो ये, तो गुणाकार इतना आता है, आपको जूल में आंसर आएगा। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बोलो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला बोलो यार, आप ही बोलो अभी टाइम पीरियड के लिए। यस, टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, राइट। टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, सो 1 अपॉन ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी जो कि आपने ऊपर निकाली है। फिर से इसका रेसिप्रोकल लेना है। कैसे लेना है चलिए एक बार बता ही देता हूँ। 10⁻15 ऊपर जाके 10⁻−15 बनेगा। इसका पॉइंट अगर इधर खिसकाओगे तो ये 10 बन जाएगा, और ये 7 बन जाएगा। 7 1 7, 3 बचे, 7 चौक 28, 1.4 बस हो गया। इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। 1.42 इंटू 10⁻−15 सेकंड। चलो बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम है? जो भी फोटोन 5वीं लाइन से इमिट हुआ था उसका वेव नंबर, पीरियड, वेवलेंथ, सब 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 बता दिया। तो आगे चले। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। देखिए, हर कोई मॉडल आ रहा है, उसका कोई तो ड्रॉबैक है। उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए नया मॉडल आ रहा है। अभी तक आपने बोर का मॉडल देखा है, हमको उसके भी आगे जाना है। उसके आगे जाने से पहले हमको ड्रॉबैक तो देखने पड़ेंगे उसके। पहला मॉडल था थॉमसन, दूसरा था रुदरफोर्ड, तीसरा बोहर। अब इसके आगे आने वाला है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो कि सबसे मॉडर्न है। इसके आगे अभी तक कुछ नहीं गया। थॉमसन की गलती रुदरफोर्ड ने निकाली, रुदरफोर्ड की गलती बोहर ने नहीं निकाली, लेकिन मैक्सवेल ने निकाली। अब बोहर की गलती किसी एक ने नहीं निकाली, लेकिन ऐसे ही ड्रॉबैक्स है। और उससे के आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। लेकिन फिर भी 2 लोग हैं जिन्होंने गलती तो नहीं निकाली, लेकिन जिनकी थ्योरी से बोहर का मॉडल गलत है ये लगने लगा, काफी हद तक गलत है। तो बोहर का मॉडल 2 लोगों की वजह से थोड़ा गलत होने लगा। वो 2 लोग हैं हेजेनबर्ग, काफी अच्छा नाम है इनका, आप रख सकते हो अपने बच्चों का।
हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग, हाइजेनबर्ग। और दूसरा बंदा है डी ब्रॉगली। दोनों के दोनों, दोनों के दोनों काफी कॉम्प्लिकेटेड नेम्स है, लेकिन उनकी थ्योरी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो बोर के ड्रॉबैक्स, सबसे पहले इट कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया? फाइनर डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओके, जो भी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम था ऐसा था, आपको पता है कैसा था। चलिए जरा देखते हैं हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम आपको मैंने बताया था कैसा था। कुछ ब्लैक, जो भी ब्लैक बैकग्राउंड है, देखिए कुछ ऐसा ब्लैक बैकग्राउंड है और उसके अंदर ऐसे अलग अलग कलर की रेखाएं हैं। इतनी बड़ी बड़ी भी नहीं होती, वो बहुत छोटी होती है यार। ये देखो ऐसे रेखाएं होती है, ऐसे अलग अलग कलर की होंगी वो, ऑफ कोर्स ऐसी कुछ रेखाएं थी। तो ये तो रेखाएं बताया दी उसने कि ये क्यों लाइंस आ रही है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उसकी वजह से लाइंस आ रही है। लेकिन साइंटिस्ट ने जब इसको जूम करके देखा बहुत ज्यादा, जब बाद में माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा डेवलप हो गए और तब इसको जूम कर करके देखा तो उन्हें दिखाई दिया। बोहर के टाइम पे ये अवेलेबल नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत जूम किया इन लाइंस को, बहुत जूम मतलब ऐसे पास लाया, करीब लाया और करीब लाया। तो जूम करने पर उनको दिखाई दिया कि यार ये जो लाइंस है ना, ये असल में लाइंस अगर देखी जाए तो, अगर ये लाइन देखी जाए तो असल में बहुत डिटेल में जाओगे तो यहाँ पे एक लाइन है, इसके पास और दूसरी लाइन है, इसके पास और तीसरी लाइन है, इसके पास और चौथी लाइन है, फिर और छठी लाइन है यहाँ पे मान लो। ये जूम करने पर ना फाइनर डिटेल्स, मतलब फाइनर डिटेल का मतलब क्या होता है? फाइनर डिटेल का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिटेल में अगर जाने का। तो इस लाइन को बहुत डिटेल में देखा गया तो देखा गया कि एक लाइन ये अकेली लाइन नहीं है। ऐसे अगर देखा जाए तो ये एक ही लग रही है, बहुत छोटा करने पर ये एक ही लगती है, देखो जरा, है ना, एक ही लाइन लग रही है। लेकिन इसको अगर जूम किया जाए तो वो एक लाइन अलग अलग लाइन से दिख रही है, बहुत ज्यादा लाइन से उसके अंदर। तो इसका क्या मतलब है भैया? अब सभी तो एक ही ऑर्बिट से निकल रहे हैं, तो ये छोटी छोटी एक लाइन और कई लाइनों से बनी है। तो ये तो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। समझ में आया? फाइनर डिटेल्स ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय बोर्स मॉडल। राइट, राइट। चलिए उसके बाद स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। बोर का मॉडल सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को लागू होता था, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए नहीं अप्लाई हो सकता था। उसका उसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इट का मतलब कौन है? बोहर या बोर का मॉडल? मतलब ये इट सही है या गलत है? चलो जरा इंग्लिश का। यस, बोहर मॉडल। अगर बोर होता तो क्या यूज करना पड़ता? ही। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। सो इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग। ये सबसे पहले तो स्पेलिंग ही गलत है इसकी। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाहर से लगाओगे तो ये लाइन स्प्लिट होती है, उसको स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में भी वो स्प्लिट होते हैं, उसे जीमेन इफेक्ट कहते हैं, वो बाद में देखेंगे। लेकिन क्या कहने का मतलब है ये बता रहा हूं मैं। अगर आपने देखा बोर का मॉडल, मतलब ये लाइन स्पेक्ट्रम देखा, तो जो लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर ये लाइंस है, ये लाइंस पहले ये एक थी मान लो,
अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए तो ये एक लाइन अलग अलग लाइंस में स्प्लिट हो रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद थोड़ा स्पेक्ट्रम अलग आ रहा था। ऐसा क्यों आ रहा है, बोर को बता नहीं पाया बोर। मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो भी अलग आ रहा था, वो भी बोर बता नहीं पाया। मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये जो लाइन है ना स्पेक्ट्रम की, splitting of spectral lines in presence of electric field and magnetic field could not be explained by Bohr's model. इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रल लाइन का फूटना, उन्हें कहा जाता है स्टार्क इफेक्ट, और इसे कहा जाता है ज़ीमैन इफेक्ट। अब ये ना क्या होता है, कभी कभी कंफ्यूज होता है कि स्टार्क कौन है और ज़ीमैन कौन है, उल्टा होता है। तो क्या करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी में स्पार्क होता है ना, तो स्टार्क हो गया, काम खत्म। अब ये जिंदगी भर याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होगा। स्टार्क इफेक्ट, ज़ीमैन इफेक्ट। उसके बाद बोहर ने एटम की स्टेबिलिटी तो एक्सप्लेन की, लेकिन एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो कंपाउंड क्यों बना रहे, अगर वो एटम है, स्टेबल है, हाइड्रोजन घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन क्यों हो रहा है, उसको क्या जरूरत है, व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज मेकिंग बॉन्ड विथ अदर स्पीसीज। उसके बाद बोर्स मॉडल वाज इनकंसिस्टेंट विद द डी ब्रोगलीज एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, एक्चुअली ये अलग है इसका प्रिंसिपल, और ये अलग है, ये दो चीजें अलग है। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये क्या है वो आगे देखने वाले हैं हम। अभी तक समझ में आया? तो ये आगे टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमको देखने हैं दो बंदे। मैंने बोला था ना, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसकी वजह से बोर के मॉडल को कैंसिल कर दिया गया। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, अगर इसके डिटेल में जाओगे, इसका मैथमेटिक्स पढ़ना चाहोगे तो बहुत मुश्किल है। ये तो एक्चुअली इंजीनियरिंग में भी नहीं होता, लेकिन इनको कहना क्या है, मोटा मोटा देखना है हमको, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, हमारे सिलेबस में कुछ भी नहीं इनका, वैसे तो ये बहुत डिटेल है। तो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस वो कहता है, जैसे लाइट वेव है और पार्टिकल है, मतलब वेव पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो सिंपल है, वो बोलता है कि पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता है। सिंपल सी बात है। वेव हैज पार्टिकल नेचर, सिमिलरली पार्टिकल हैज वेव नेचर। बात समझ में आई? कुछ भी नहीं है यार, बहुत ही सिंपल है। दूसरा ये कहता है, अब इससे बोर का मॉडल कैसे चैलेंज हुआ ये बाद में देखेंगे, पहले इसका हाइपोथेसिस देख लो। उसके बाद ये कहता है बंदा कि अब हर कोई पार्टिकल वेव है तो उसको वेवलेंथ होगी, तो उसकी वेवलेंथ होती है h अपॉन p, वेयर h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, p इज मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर नहीं। लीनियर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम होता है रेडियस इंटू मास इंटू वेलोसिटी। ये सर्कुलर मोशन के लिए यूजुअली यूज किया जाता है, ये बाद में आप पढ़ेंगे फिजिक्स में डिटेल में। तो सिंपल सी बात है, वेवलेंथ है ये, क्या है और कुछ भी नहीं इसमें, बस इतना ही है। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस क्या है इसमें, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, वेवलेंथ पार्टिकल की। इसका प्रूफ भी देख सकते हैं हम। व्हाट इज द प्रूफ? हमको पता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन ने बताया। एम सी स्क्वायर को मैं एम सी इंटू सी लिख देता हूँ। एम इंटू सी मतलब मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी को मैं मोमेंटम लिख देता हूँ, और ये वेलोसिटी देखिए यहाँ पे। सो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आया, P इंटू सी। लेकिन एनर्जी इज इक्वल टू एच इंटू न्यू है, ये भी फॉर्मूला हमको दिया है प्लैंक ने। तो सिंपल सी बात है, एनर्जी का ये भी फॉर्मूला है, एनर्जी का ये भी फॉर्मूला है, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा, यानी पी सी इज इक्वल टू एच न्यू। पी सी वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ लिख सकता हूं ना, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ।
ये है एच न्यू, तो ये न्यू और ये न्यू कैंसिल हो गया, तो ये मोमेंटम इसके नीचे आ गया, तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अरे समझ में आया क्या? बोलो जरा। नहीं समझ में आया तो और एक बार बताता हूं, जिसको नहीं समझा उसने नो बोलने का, बस इतना ही है। नो तो चलो 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 एक बार फटाक से जिसको नहीं समझा, चलो 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 चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको हटा देते, इसको मारते गोली। ऐसा होना चाहिए, नहीं समझा ना तो नहीं बोलने का। मुझे पता है ये समझता अगर मैं धीरे से देता तो। चलो सबसे पहले तो हमको पता है कि आइंस्टाइन का इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जहां पे नहीं समझा नो बोलने का भी। इसके बाद चलो ये पता है आइंस्टाइन का इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, फटाफट यस बोलो जिनको पता है वो। हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एम सी स्क्वायर को लिखा एम सी इंटू सी। अरे सी स्क्वायर को ऐसे ही लिख सकते हैं ना बेटा। उसके बाद एम इंटू सी मतलब मास इंटू वेलोसिटी को मोमेंटम लिखूंगा मैं, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। और उसके बाद है ये सी। बात सही है? यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब उसके बाद एनर्जी, लेकिन एनर्जी का फॉर्मूला, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला एच इंटू न्यू, हमने देखा है। फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला एच इंटू न्यू, एच इंटू न्यू। हम न्यू यानी फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा आसान कर देता हूं इसको। एच इंटू न्यू ऐसा ही रहने दो। ये जो सी है, ये सी, इस सी को मैं क्या लिखता हूं, इस सी को लिखता हूं मैं फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सही बात है ना? ये भी समझा? दिस सी इज रिटन एज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। मीटिंग खत्म हो सकती है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी खत्म।